हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कार्बन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मेन सेट समीकरण तक देख चुके हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा जिसमें ईंधन सेल अपना टॉपिक है। तो ईंधन सेल क्या होता है कि ईंधन सेल एक प्रकार के वैद्युत रसायन सेल होते हैं जिनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसमें कोई भी ईंधन है उसकी रासायनिक एनर्जी कन्वर्ट होती है विद्युत एनर्जी में। इस प्रकार के सेलों को ईंधन सेल कहते हैं। उसमें फर्स्ट सेल है H2O2 प्रकार का सेल। H2O2 सेल क्या होता है? देखो, H2O2 प्रकार का जो सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दोनों के दोनों जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये वाले दिख रहे हैं वो भी आपको, ये इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के बने होते हैं और उनके बीच में संरंध्र होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और इन रंध्रों के अंदर प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा हुआ रहता है। देखो, ये भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इनके अंदर बीच में NaOH KOH का विलयन बना रहता है। इस साइड से H2 गैस प्रवाहित करते हैं और इस साइड से O2 गैस प्रवाहित करते हैं। कैथोड की तरफ से O2 गैस आ रही है और एनोड की तरफ से H2 गैस इसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। कार्बन या टाइटेनियम के इलेक्ट्रोड हैं जो सहरंध्र प्रकार के हैं। अब देखो किस प्रकार के होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य NaOH या KOH का विलयन भरा होता है जो कि विद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत अपघटन के रूप में NaOH और KOH का विलयन इसमें भरा जाता है। H2 और O2 गैस का उच्च दाब पर संरंध्र इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत अपघटन में से प्रवाहित करते हैं। जो H2 और O2 गैस है उसको उच्च दाब के ऊपर संरंध्र इलेक्ट्रोड थे उसके द्वारा विद्युत अपघटन में से इसको प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्रियाविधि क्या हो रही है। एनोड के ऊपर देखो 2H2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैथोड के ऊपर O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ये मिलके बना रहे हैं 2H2O। तो इसकी नेट रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, 2H2 प्लस O2 और 2H2। यहाँ से 4H से 4H कैंसिल आउट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस साइड में क्या बचा, रिएक्टेंट की तरफ 2H2 प्लस O2 बच गया और प्रोडक्ट की तरफ 2H2O बच गया। अब ईंधन सेल की अगर अपने को दक्षता निकालनी है तो दक्षता किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है डेल G अपॉन डेल H इंटू 100। इससे इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। तो H2O2 ईंधन सेल की दक्षता है वो 83% होती है। हाइड्रोकार्बन O2 सेल की दक्षता 92% होती है। ठोस कोल O2 सेल की दक्षता 12% होती है। अब इनमें तीनों में सबसे बेस्ट दक्षता है वो हाइड्रोकार्बन O2 गैस की होती है। तो सबसे ज्यादा कार्य कौन करेगा, हाइड्रोकार्बन O2 टाइप का जो ईंधन सेल है वो ज्यादा कार्य करते हैं। अब इनकी उपयोग है कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अंतरिक्ष यानों में हो रहा है, कारों के अंदर हो रहा है और अन्य औद्योगिक तकनीकी में H2O2 प्रकार के ईंधन सेल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। देखो, विद्युत प्रतिरोध क्या है। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, उसको अपन विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक छड़ का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती व उसके एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भी चालक छड़ है उसका अगर अपने को प्रतिरोध देखना है तो प्रतिरोध उस चालक छड़ की लंबाई के तो समानुपाती होता है और उसके एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि जैसे जैसे छड़ की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते थे तो R समानुपाती होता है L अपॉन A। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो रो कांस्टेंट आता है। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। L क्या है, चालक की लंबाई है। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। सेकंड टॉपिक है प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता रो क्या होता है, यदि किसी चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है तो चालक द्रव्य का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। अगर कोई चालक छड़ है अपने पास, उसकी लंबाई 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो चालकता है उसका जो प्रतिरोध आएगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ये आ जाएगा। अपने को यहाँ से रो निकालना है तो रो बराबर क्या आएगा, आर अपॉन एल आ जाएगा। इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर होता है। अब देखो चालकत्व को सी से डिटरमाइन करते हैं, सी से लिखते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। जो का प्रतिरोध आर आ रहा था इसका उल्टा क्या होता है, चालकत्व होता है। चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका प्रति मात्रक आ रहा था ओम तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओम। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो
माइनस की घात लग जाएगी तो इसका आएगा ओम इनवर्स, या इसको मोह भी बोलते हैं या सीमेंस ऐसे भी लिखते हैं। अब विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। कि चालकता तो क्या थी? प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, और विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? के बराबर 1/रो से। अब रो बराबर क्या आ रहा था? तो रो बराबर आ जाएगा अपना L/R ए। के का मात्रक है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सीमेंस पर मीटर इसका मात्रक होता है। अब जो चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, अगर चालकता के आधार पर पदार्थों को बांटे तो ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है चालक, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो चालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उनको चालक कहते हैं। अब चालकों के भी प्रकार कौन कौन से हैं? धात्विक चालक है और विद्युत अपघट्य चालक है। विद्युत अपघट्य चालक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब धात्विक चालक तो कौन से होते हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। जितने भी धातुएं हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके खुद के ऊपर धनायन आवेश ले लेती हैं, तो ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। एग्जाम्पल के लिए पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातुएं हैं, वो सभी की सभी चालक धातुएं हैं। अब सेकेंड है विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य चालक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर विलयन में स्वतंत्र आयन आ जाते हैं। अगर किसी भी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला रहे हैं तो उसके अंदर स्वतंत्र आयन आ जाते हैं, जिन्हें विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। और ये जो विद्युत अपघट्य चालक है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई भी विद्युत अपघट्य जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, 100% आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। KNO3 है, K प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा। KCl है, K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, etc। दुर्बल विद्युत अपघट्य किन्हें कहेंगे? वे विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी ऐसे विद्युत अपघट्य जब उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते, यानी 100% आयनों में नहीं टूटेंगे। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हैं CH3COOH, NH4OH है, CH3COONH4 etc। ये जो एग्जाम्पल है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के, जब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये 100% से नहीं टूटते हैं। कुचालक जैसे ये टूटेगा तो CH3 COO माइनस में और H प्लस में टूटेगा। लेकिन ये वाला जो अब यहाँ देखो CH3 COO माइनस बच गया और यहाँ H प्लस बचा है, तो ये इधर वाला है, ये 100% नहीं टूटा है। कुचालक किन्हें कहेंगे? वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, कुचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे कोई भी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है उनको कुचालक कहते हैं। जैसे रबर है, लकड़ी है, शीशा है, etc। अर्धचालक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से तो कम हो और कुचालकों से अधिक हो, जिन जो दोनों के बीच की सिमिलरिटी दर्शाते हैं, दोनों के गुण दर्शाते हैं, उनको अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ग 13, 14, 15 के जितने भी तत्व हैं सभी के सभी अर्धचालकों में आते हैं। अब चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यदि विद्युत अपघट्य प्रबल प्रकृति का होता है तो विलयन में उसका पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अगर अपने पास विद्युत अपघट्य प्रबल प्रकृति का है तो विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, 100% वियोजित हो जाएगा। अतः आयनों की संख्या बढ़ने पर चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो जब 100% वियोजन हो जाएगा उसका तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे ही आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी। यदि विद्युत अपघट्य दुर्बल प्रकृति का होता है तो उसका विलयन में पूर्णतः वियोजन नहीं होता। और अगर जस्ट उसका उल्टा करे, अगर अपने पास विद्युत अपघट्य दुर्बल प्रकार का है तो विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। जब वियोजित नहीं होगा तो आयनों की संख्या कम रहेगी, और आयनों की संख्या जब कम है तो चालकता का मान भी घट जाएगा। अब विलायक की प्रकृति क्या होती है? यदि विलायक ध्रुवीय प्रकृति का होता है तो उसमें विद्युत अपघट्य आसानी से वियोजित हो जाता है। अगर अपने पास विलायक ध्रुवीय प्रकृति का है, पोलर नेचर का है, तो उसमें विद्युत अपघट्य वो आसानी से वियोजित हो जाएंगे व चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी।
जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि विलायक अध्रुवीय प्रकृति का ले ले तो उसमें विद्युत अपघट्य हैं वो आसानी से वियोजित नहीं हो पाएंगे और चालकता में कमी आ जाएगी। अब देखो तनुता, जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे तो क्या क्या होता है देखो। किसी विलयन की तनुता बढ़ने के साथ साथ एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी होती जाती है। यानी जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे, तनुता का मतलब क्या है कि जो विलय की मात्रा है वो विलायक की मात्रा से बहुत ज्यादा कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, तनुता बोलते हैं। तो जैसे जैसे तनुता को बढ़ाएंगे तो एकांक आयतन में उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो कम हो जाएगी, अर्थात तनुता बढ़ने के साथ साथ चालकता के मान में भी कमी होती है। अब देखो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने के साथ साथ विलयन में उपस्थित आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो विलयन में उपस्थित जितने भी आयन हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो चालकता के मान में भी वृद्धि होगी। अब देखो मोलर चालकता लेमड़ा एम क्या है। यदि किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल को किसी विलयन में घोला जाता है, अगर अपने पास किसी विद्युत अपघट्य का एक मोल है और उसे एक मोल को किसी विलयन में अपन घोल रहे हैं, तो इस विलयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होगी उसी को अपन मोलर चालकता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा एम बराबर के गुणा 1000 अपॉन सी होता है। सी यहाँ सांद्रता है और एस क्या है, सीमेंस है। तो लैम्बडा एम है, इसका एसआई मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तुल्यांक की चालकता क्या है, लैम्बडा इक्विवेलेंट या लैम्बडा एन से भी इसको डिनोट करते हैं, लैम्बडा एन इससे भी इसको डिनोट करते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक किसी विलयन में घुला हुआ है, अगर अपने पास किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक है वो किसी विलयन में घुला हुआ है, तो उस विलयन में उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी उसे एक तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो लेमड़ा इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, के गुणा 1000 अपॉन एन आ जाएगा। एन यहाँ क्या है, नॉर्मलता है। तो लेमड़ा इक्विवेलेंट का ऐसा ही मात्रक है वो क्या होगा, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम मीटर इनवर्स हो जाएगा। सेल स्थिरांक जी किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक किसी चालक छड़ की लंबाई व उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो सेल स्थिरांक है वो किसी भी चालक छड़ की जो लंबाई है और उसका जो अनुप्रस्थ काट था ए, उसका क्या होता है, अनुपात। तो अपने पास लंबाई एल थी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए था, तो जी बराबर क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए आ जाएगा। एल क्या है, चालक की लंबाई है, ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब देखो जी का मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो 1 मीटर आएगा, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब आर बराबर हम जानते थे क्या कि आर बराबर रो एल अपॉन ए आया था अभी कुछ देर पहले। तो यहाँ से देखे तो अगर रो का जो उल्टा था के बराबर क्या आ रहा था, 1/रो आ रहा था। तो यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो बराबर क्या आएगा, 1/के आ जाएगा। अब यहाँ से रो की वैल्यू पुट करे 1/के, यहाँ क्या था, एल अपॉन ए था। अब यहाँ से अगर के को मैं इस साइड भेज दूं तो आर के बराबर एल अपॉन ए बराबर जी आ जाएगा। तो जी बराबर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं आर के, तो जी बराबर क्या आ गया, आर के भी होता है और जी बराबर एल अपॉन ए भी होता है, ये वाला भी होता है। अब एक क्वेश्चन है कि 0.05 मोलर एनयूएच विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। इसका सेल स्थिरांक 0.351 सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करो। कि अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 एनयूएच की, प्रतिरोध आर बराबर दे रखा है 31.6 ओम, इसका सेल स्थिरांक है जी दे रखा है 0.351 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो अपने अभी देखा है कि जी बराबर आर के भी होता है। अपने को यहाँ से आर के की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू और आर की वैल्यू अपने को दे रखा है। तो यहाँ से क्या बनेगा फॉर्मूला, के बराबर जी अपॉन आर हो गया। यहाँ से क्या आएगा, जी की वैल्यू कितनी थी, 0.351 अपॉन 31.6, तो यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी 0.0113 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब अपने को मोलर चालकता याद करनी है, तो लेमड़ा एम बराबर क्या होता था, के गुणा 1000 अपॉन सी होता था। के की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है, तो इसको जब पुट करेंगे तो आएगा 0.0113 गुणा 1000 अपॉन 0.05। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व करने के बाद में अपने पास डेल एम की वैल्यू है वो आ जाएगी 226 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका आंसर आ जाएगा। अब चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि अपन विलयन का तनु कर रहे हैं तो उसके ऊपर चालकता क्या होगी और मोलर चालकता क्या होगी वो देखो। चालकता का मान तनुकरण करने पर घटता है। अगर अपन किसी विलयन की चालकता निकाल रहे हैं तो जैसे जैसे उसको तनुकरण करेंगे तो वैसे वैसे चालकता का मान घटता जाएगा, क्योंकि प्रति एकक आयतन में उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो कम होती जाती है। तो आयतन बढ़ाएंगे तनुता
बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो के का मान भी कम हो गया। अगर आयतन कम है तो विलयन कैसा है, सांद्र है तो आयनों की संख्या ज्यादा हो गई तो चालकता बढ़ गई और के का मान भी बढ़ गया। तनुकरण करने पर अर्थात सांद्रता में कमी करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अगर मोलर चालकता की बात करें, चालकता तो क्या होगी, तनुकरण करने पर बढ़ती है, और मोलर चालकता क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तनुकरण करने पर या सांद्रता में कमी करने पर जो मोलर चालकता का मान है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर के का मान तो बढ़ता है परंतु आयतन v का मान बढ़ता है। यानी जैसे जैसे तनुकरण करेंगे तो के का मान तो घट रहा था, ये रहा देखो घट रहा है, परंतु जो आयतन है v, इसका मान बढ़ जाएगा। तो आयतन v का मान चालकता के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। जो चालकता है के, जितना के कम होता है उससे ज्यादा उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा तो उसके साथ में क्या बढ़ जाएगा, लेमड़ा एम का मान भी बढ़ जाता है। तो इसका क्या बन के आएगा, आयतन बढ़ेगा तो तनुता बढ़ेगी, के का मान घटेगा लेकिन लेमड़ा एम का मान बढ़ जाता है। अब तनुता है समानुपाती है मोलर चालकता के, समानुपाती है तुल्यांकी चालकता के, और व्युत्क्रमानुपाती है विशिष्ट चालकता के। तो जो डाइल्यूशन है वो अगर बढ़ाएंगे तो लेमड़ा एम बढ़ेगा, लेमड़ा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, लेकिन जो के है वो घटेगा। अब देखो डी बाई एकल समीकरण क्या होता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता लेमड़ा एम का मान तनुता बढ़ने पर धीरे धीरे घटता है। कोई भी अगर अपने पास प्रबल विद्युत अपघट्य है उसके लिए मोलर चालकता का मान है वो तनुता बढ़ाने पर धीरे धीरे घटता जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि आयनों की संख्या घट जाती है। जिसे निम्न डी बाई हक्कल समीकरण है द्वारा व्यक्त करते हैं। तो डी बाई हक्कल समीकरण क्या था, लेमड़ा एम बराबर है लेमड़ा एन इन्फिनाइट अनंत माइनस बी अंडरूट सी। या लेमड़ा एम तो क्या है, मोलर चालकता है, लेमड़ा अनंत एम क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, सी है ये सांद्रता है और बी स्थिरांक है। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा। जब प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लेमड़ा एम और अंडरूट सी के अंदर जब ग्राफ खींचते हैं तो यूं डिक्रीज होती हुई ग्राफ अपने को प्राप्त होती है। लेकिन जब मोलर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता लेमड़ा एम और अंडरूट सी के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो यूं कर्व रूप में अपने को एक ग्राफ प्राप्त होती है। तो अब देखो ये कैसे प्राप्त होती है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है उसके ऊपर तनुता का प्रभाव कैसे पड़ेगा। समझो, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयतन कम होता है अर्थात उसकी मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा कम होता है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य थे उसका आयतन कम होगा तो उसकी जो मोलर चालकता का मान है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तनुता के साथ मोलर चालकता में अधिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे किसी विलयन को तनु करते हैं तो उसके साथ साथ जो मोलर चालकता है उसके अंदर भी चेंजिंग होगा, अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें आएगा। तो लेमड़ा अनंत एम का मान आरे के बहिर्लेखन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो लेमड़ा अनंत एम का मान है वो किसी भी आरे है उसके बहिर्लेखन के द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्बल विद्युत अपघट्य का लेमड़ा अनंत एम का मान ज्ञात करने के लिए कोलराउस नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर अपने पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है और उसका लेमड़ा अनंत एम का मान अपने को याद करना है तो उसके लिए अपन कोलराउस का जो नियम है उसका प्रयोग करते हैं। अब देखो कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम, कोलराउस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग होती है। कोलराउस ने क्या बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने को याद करनी है तो वो क्या होती है, जो विलयन में उपस्थित धनायन है और जो ऋणायन है उनकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी वही किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। तो इस समीकरण क्या बना, लेमड़ा अनंत एम बराबर लेमड़ा अनंत प्लस प्लस लेमड़ा अनंत माइनस, ये तो धनायन के लिए है और ये ऋणायन का, दोनों का योग क्या होगा, अनंत पर किसी भी विलयन का विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता होगी। तो यदि विद्युत अपघट्य में धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक से अधिक होती है, अगर कोई विद्युत अपघट्य है उसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या एक से ज्यादा आ गई तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेमड़ा अनंत एम बराबर म्यू प्लस लेमड़ा अनंत प्लस प्लस म्यू माइनस लेमड़ा अनंत माइनस। अब यहाँ जो म्यू प्लस है ये तो धनायनों की संख्या है और म्यू माइनस है ये ऋणायनों की संख्या है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एग्जाम्पल के लिए लेमड़ा अनंत पर NaCl
अपने को याद करना है। तो ये टूटेगा कैसे, लेमड़ा अनंत Na प्लस प्लस लेमड़ा अनंत Cl माइनस। यहाँ म्यू प्लस और म्यू माइनस की संख्या क्या है, एक है, विद्यनाइन भी यह एक है और ऋणाइन भी एक है। अगर MgCl2 की बात करें तो MgCl2 अनंत अनुता पर कैसे टूटेगा, लेमड़ा अनंत Mg प्लस 2 और 2 लेमड़ा अनंत Cl माइनस। तो यहाँ जो धनाइन की संख्या वो तो एक है और ऋणाइन की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि क्लोरीन कितने ले रहे हैं यहाँ, 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू माइनस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कोलराउस नियम के अनुप्रयोग देखो क्या है। सबसे पहला है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। जो कोलराउस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है, इसकी सहायता से, कोलराउस के नियम की सहायता से अपन कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो कैसे करेंगे कि अपने पास कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH, ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस में और H प्लस में टूटेगा। अपने को इसके साथ में 3 और विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, CH3COONA, ये टूटेगा CH3COO माइनस और Na प्लस में, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो इन तीनों से अपन क्या कर सकते हैं, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH था इसकी मोलर चालकता याद कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे कि लेमड़ा अनंत CH3COOH है, ये टूटेगा लेमड़ा अनंत H प्लस और लेमड़ा अनंत CH3COO माइनस में। CH3COO Na है, ये टूटेगा Na प्लस में, CH3COO माइनस में। HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में और NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। अब इनको क्रमशः समीकरण नंबर दे दिया 1, 2, 3 और 4 दे दी। अब देखो मेरे को यहाँ से क्या करना है कि CH3COOH निकालना है इन तीनों के अंदर से। अब यहाँ देखो कि जो CH3COO Na प्लस है, इसमें CH3COO माइनस तो अपने को यहाँ से मिल गया। अब चाहिए क्या, H प्लस चाहिए, तो H प्लस यहाँ मिल गया और CH3COO माइनस यहाँ मिल गई। लेकिन इन दोनों के साथ में Cl माइनस और Na प्लस दो चीज ये और है। अब इन दोनों को हटाना है तो अपने को क्या है, जो NaCl वाला समीकरण था Na प्लस और Cl माइनस, इसको इन दोनों में से घटा देंगे जोड़ के, तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा और Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, इस समीकरण है 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे, तो अपने पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, लेमड़ा अनंत CH3COONA प्लस लेमड़ा अनंत HCl माइनस लेमड़ा अनंत पे NaCl। तो यहाँ से समीकरण बनेगा लेमड़ा अनंत Na प्लस प्लस लेमड़ा अनंत CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा अनंत H प्लस लेमड़ा अनंत Cl माइनस माइनस है लेमड़ा अनंत Na प्लस माइनस लेमड़ा अनंत Cl माइनस। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो ये Cl है ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ देखोगे तो Na प्लस प्लस का है और ये Na प्लस माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। अब बचा क्या अपने पास, बराबर में बच गया लेमड़ा अनंत CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा अनंत H प्लस। अपने को चाहिए क्या था, यही चाहिए था। तो उपरोक्त एक समीकरण एक को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, जब समीकरण एक को इस समीकरण में रखेंगे तो अपने पास क्या बच के आएगा, लेमड़ा अनंत पे CH3COO माइनस सॉरी लेमड़ा अनंत पे CH3COOH और बराबर में क्या आ जाएगा, लेमड़ा अनंत पे CH3COONA प्लस लेमड़ा अनंत पे HCl माइनस लेमड़ा अनंत पे NaCl आ जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की सहायता से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2 व MgSO4 के मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। अब अपने पास Ca प्लस है, इसकी वैल्यू दे रखी है 119 और जो लेमड़ा अनंत Mg प्लस 2 है इसकी वैल्यू दे रखी है 106.05। लेमड़ा Cl माइनस है, इसकी वैल्यू दे रखी है 76.3। लेमड़ा अनंत SO4 माइनस 2 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 160। अब ये अपने को याद क्या करना है, एक तो CaCl2 और MgSO4। अब यहाँ देखना जो Ca है ये तो ये है, लेकिन यहाँ Cl2 क्लोरीन है उसके 2 मोल दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, अनंत अनुता पे लेमड़ा अनंत CaCl2 बराबर क्या आ जाएगा, लेमड़ा अनंत Ca प्लस 2 प्लस 2 लेमड़ा अनंत Cl माइनस। अब यहाँ कैल्शियम की वैल्यू दे रखी है 119 और यहाँ क्लोराइड की दे रखी है 2 गुना 70.3। जब इसको करेंगे गुणा करके जोड़ेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 271.6। ऐसे ही MgSO4 है, मैग्नीशियम की 106.05 दे रखी है
और SO4 -2 की दे रखी है 160। जब जोड़ेंगे तो 266 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की सहायता से ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि NaCl, HCl व CH3COO Na के लिए मोलर चालकताओं का मान क्रमशः है। NaCl के लिए तो 126.4 है, HCl के लिए 425.9 है और CH3COO Na के लिए 91.0 है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3COOH के लिए मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब इन तीनों से मिलाकर अपने को क्या निकालना है, CH3COOH निकालना है। तो अभी पहले देखे थे कि CH3COONA थे और उसमें जोड़ रहे थे HCl और घटा रहे थे NaCl वाला। तो ऐसे ही क्या करना है, इसमें करना है। अभी जस्ट इससे पहले देखिए अपन लोगों ने ये वाला आ गया, ये वाला निकाले थे। तो इसी प्रकार से उस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो कि CH3COONA इसका मान दे रखा है 425.9, HCl का दे रखा है 91 और NaCl का दे रखा है 126.4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 516.9, 126 इसमें से घटाना 126.4, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्या है, उसके लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है व वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए वियोजन की मात्रा या वियोजन स्थिरांक अल्फा है वो अपने को याद करना है। तो कैसे याद होगा, देखो CH3COOH ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CH3CO- और H+ में। अब देखो प्रारंभ में जो CH3COOH है इसकी सांद्रता C है, दो प्रोडक्ट है CH3CO- और H+, इनकी सांद्रता 0 आएगी। लेकिन साम्य पर सांद्रता है तो इन दोनों की जो सांद्रता है वो बन जाएगी C अल्फा और C अल्फा। तो यहाँ क्या बचेगा, C - C अल्फा बच जाएगा। अब जो साम्य या वियोजन स्थिरांक K था, Ka, उसके लिए क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है। प्रोडक्ट क्या है CH3CO- H+ और रिएक्टेंट क्या है CH3COOH। अब यहाँ से क्या है, इनकी कंसेंट्रेशन रखेंगे तो क्या आएगी C अल्फा गुणा C अल्फा और इधर क्या आ जाएंगे नीचे C, यहाँ आएगा C - C अल्फा। यहाँ से C कॉमन ले लेंगे बाहर तो C कॉमन ले लिए तो 1 - अल्फा जाएगी। तो यहाँ रख दिए डायरेक्ट ही C 1 - अल्फा। जब यहाँ से करेंगे तो ये जब गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 - अल्फा। यहाँ एक C से ये वाला C कैंसिल हो गया तो अपने पास Ka बराबर क्या आया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा आ गया, यानी लगभग हो गया ये C अल्फा स्क्वायर, अगर इसको अपन नगण्य मान ले तो। अब देखो वियोजन की मात्रा अल्फा है वो क्या होता है, सांद्रता C पर मोलर चालकता और अपॉन क्या होता है सीमांत मोलर चालकता। अब देखो अगर तीसरी चीज किसी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए KSP याद कर सकते हैं। KSP का मान याद करना, KSP क्या है, विलेयता गुणनफल है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए विलेयता गुणनफल को क्या बोलते हैं, KSP से लिखते हैं। तो जो अपने पास इक्वेशन आ गई AgCl, ये टूटेगा Ag+ और Cl- में। Ag की जो विलेयता है वो S है और Cl की भी विलेयता S है, तो अपने पास KSP क्या हो जाएगा, S स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो विद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। यानी ऐसी सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है उसे अपन विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य विद्युत लगाया जाता है। अब जो विद्युत रासायनिक अपघटनीय सेल है उसमें क्या करता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो बाह्य से क्या देनी पड़ेगी, विद्युत देनी पड़ेगी। अब विद्युत अपघटन कैसे होगा, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित करने से उपाप से अभिक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उससे उपापचय प्रकार की अभिक्रिया होगी, जिसे उसका क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इस सेल में कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये ध्यान रखना है। ऊपर अपन पढ़े थे कि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल में चार्ज चेंज हो जाता है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं NaCl का विद्युत अपघटन।
अब देखो NaCl का विद्युत अपघटन कैसे होगा। ये अपने पास ये बीकर है, इसमें ग्रेफाइट की 2 छड़ लगा ली, एक को कैथोड बना दिया, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक को एनोड बनाया, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ क्या हुआ, NaCl है वो मेल्ट में डाल दिया इसको, ये घुल गया विद्युत अपघट्य सेल। तो यहाँ जो Na है, सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कैथोड के ऊपर इकट्ठा होता है, और Cl है नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब NaCl का विद्युत अपघटन करने के लिए एक आयताकार पात्र में NaCl का विलयन भर दिया जाता है। NaCl का विद्युत अपघटन करना है तो अपने को एक बीकर लेना है, और उस बीकर के अंदर NaCl का विलयन भर देंगे। इस विलयन में ग्रेफाइट के कैथोड व एनोड रखे जाते हैं। अब जो विलयन अपने किसी बीकर में रखा है, उसमें ग्रेफाइट का कैथोड बनाना है और एनोड बनाना है। कैथोड पर Na धातु अपचयित होती है, व एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब जो कैथोड है वहां तो क्या हो रहा है, सोडियम धातु अपचयित हो रही है, और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। मैकेनिज्म कैसी आएगी इसकी, जो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, Na में कन्वर्ट हो गया। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cl माइनस है, वो कन्वर्ट हो रहा है हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसकी नेट से रिएक्शन लिखेंगे तो अपने पास बचा क्या है, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ Na और Cl तो मिलके क्या बना लेंगे, हाफ Cl2 मिलके NaCl बना लेंगे। नोट देखो, विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण विधि द्वारा Na, K, Mg, Li, Ag, Au, Cu आदि धातुओं का शुद्ध अवस्था में निष्कर्षण किया जाता है। जो विद्युत अपघटनीय निष्कर्षण विधि है उसके द्वारा सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, लिथियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि धातुओं का शुद्ध अवस्था में अपन निष्कर्षण कर सकते हैं, इनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम। अब विद्युत अपघटन है उसके लिए फेराडे ने कौन से नियम दिए हैं, तो फेराडे का प्रथम नियम है, देखो क्या है। फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। फेराडे ने क्या बताया कि कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है, तो उस निक्षेपित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित हो रही आवेश के समानुपाती हो जाएगा। तो अपने पास निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को अपन W मान लिए, और जो आवेश है वो क्या है, Q है। तो Q तो क्या आ गया, प्रवाहित आवेश है, W क्या है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ रहा है Z, तो W बराबर हो जाएगा ZQ, इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो Q बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हो IT होता है। एकांक समय में प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। जब Q बराबर IT रखेंगे तो अपने पास समीकरण क्या बनेगा, W बराबर ZIT, इसको दे दिए समीकरण 2। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, T बराबर 1 सेकेंड हो, तो क्या आएगा, W बराबर Z के बराबर हो जाएगा। भाई I की वैल्यू 1 हो गई, T की वैल्यू 1 हो गई, तो W बराबर क्या बचा, Z बच गया। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब यहाँ देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे रखी है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा को अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर निक्षेपित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है उसी को अपन विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। किसी पदार्थ के तुल्यांक की भार तथा विलयन में त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अनुपात विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और अगर अपने को विद्युत रासायनिक तुल्यांक याद करना है तो कैसे याद करेंगे कि कोई भी पदार्थ है उसके तुल्यांक की भार तथा विलयन में त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो यहाँ से अपने पास Z बराबर क्या प्राप्त होगा, Z बराबर E/NF अपने को प्राप्त हो गया, इसको दे दिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे तो अपने पास नई इक्वेशन आ जाएगी, W बराबर E/NF गुणा IT आ जाएगा। अब देखो फेराडे का द्वितीय नियम क्या है। अब फेराडे ने दूसरा नियम क्या दिया कि फेराडे के द्वितीय नियम अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में निश्चित समय तक निश्चित आवेश प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। इसने दूसरे नियम में क्या बता दिया
कि अगर अपने पास विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलयन है, उसमें निश्चित समय तक निश्चित आवेश प्रवाहित करते हैं। तो जब निश्चित समय तक निश्चित आवेश प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो डब्लू समानुपाती हो जाएगा ई के। ई क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। अगर ई को इस साइड में ले जाऊं मैं तो क्या आएगा? डब्लू अपॉन ई बराबर कॉन्स्टेंट ले लेंगे कोई, तो दो भिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए क्या आएगा? डब्लू वन अपॉन ई वन कॉन्स्टेंट तथा डब्लू टू अपॉन ई टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बराबर है तो ये वाला पोर्शन भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो अतः डब्लू वन अपॉन ई वन बराबर हो जाएगा डब्लू टू अपॉन ई टू। ठीक है, यहाँ से अगर इसको यहाँ ले जाऊं डब्लू टू को और ई वन को ऊपर ले जाऊं तो क्या आएगा? डब्लू वन अपॉन डब्लू टू बराबर क्या आ जाएगा? ई वन अपॉन ई टू आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर फेराडे के प्रथम नियम से देखें तो फेराडे के प्रथम नियम से क्या प्राप्त हुआ था? डब्लू बराबर जेड आई टी प्राप्त हुआ था। यहाँ से देखें तो जो डब्लू है वो समानुपाती होता है जेड के, और डब्लू समानुपाती हो रहा है ई के। तो डब्लू बराबर जेड भी लिख सकते हैं और ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से नया समीकरण क्या बनेगा? डब्लू वन अपॉन डब्लू टू बराबर है जेड वन अपॉन जेड टू के और बराबर है ई वन अपॉन ई टू के। तो ई समानुपाती था जेड के, तो ई बराबर क्या आ रहा था? एफ जेड। एफ क्या है? नियतांक है, फेराडे नियतांक इसको बोलते हैं। नोट देखो, एक फेराडे क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश एक फेराडे कहलाता है। कि अगर एक फेराडे का अपने को मान निकालना है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित जितना भी आवेश है उसी को अपन एक फेराडे बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक फेराडे बराबर क्या होता है? एक मोल यानी एक अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो एन ए बराबर क्या होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 96,487 कूलाम। तो इसको लगभग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लिख लेते हैं 96,500 कूलाम लिख लेते हैं। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसको 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित करते हैं। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या हो? अब अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 10 मिनट। जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को गुणा कर देंगे 60 से और अपने पास 600 सेकंड आ जाएगी। धारा दे रखी है आई बराबर 1.5 एम्पियर। फेराडे का मान अपने को पता है 96,500 कूलम होता है। एन देखो, एन यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपने पास कॉपर है, इसके ऊपर चार्ज मिलता है +2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 आ गया। और E जो कॉपर सल्फेट है इसमें जो कॉपर है उसका तुल्यांकी मास है वो 63 अपने को प्राप्त होता है। यहाँ से अभिक्रिया देखोगे तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। n बराबर 2 था अपना। तो W बराबर अपने पास था E अपॉन NF गुणा IT। तो W बराबर जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 63 गुणा 1.5 गुणा 600 अपॉन 2 गुणा 96,500। जब इसको सोल्व करेंगे तो W बराबर अपने को प्राप्त हो जाएगा 0.2938 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? अब कोई धात्विक तार है उसमें धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी है, समय दे रखा है 2 घंटे। तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये पूछा है। तो अपने को आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर। ठीक है, टी दे रखा है 2 गुणा 3600 सेकंड यानी 2 घंटे दे रखा है। तो इसको गुणा कर देंगे 3600 से तो सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्यू बराबर आई टी होता है। अब आई अपने को दे रखा है 0.5 और टी दे रखा है 2 गुणा 3600। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो 3600 गुलाम आ जाएगा। तो अपने पास Q की वैल्यू आ गई 3600 गुलाम। Q बराबर एन ई होता है और अपने को यहाँ से ई निकालना है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, सॉरी एन निकालना है। तो अपने पास एन बराबर क्या आएगा? Q अपॉन ई आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है? 3600 और ई के ऊपर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जब इसको गुणा भाग करेंगे तो अपने पास एन की वैल्यू आ जाएगी 2.5 गुणा 10 की पावर 22। अब देखो बैटरी क्या होती है। जब 2 या 2 से अधिक गैल्वेनी सेल श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़े हो तो यह व्यवस्था बैटरी कहलाती है।
अगर अपने पास दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल है, उनको एक श्रेणी में जोड़ दे एक दूसरे के साथ, तो जो अपने पास जो प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बैटरी कहते हैं। इस प्रकार बैटरी विद्युत रासायनिक युक्ति होती है जिसे ऊर्जा स्रोत के रूप में काम लेते हैं। तो जो बनने वाली बैटरी है वो एक विद्युत रासायनिक युक्ति हो गई जिसको अपन एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। अब जो बैटरीज हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। एक तो बैटरी वजन में हल्की एवं इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। जो बैटरी है वजन में हल्की होगी, इनको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनका जीवन काल अधिक होता है, इनका जीवन काल भी अधिक होता है। उपयोग के दौरान इनके वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगर अच्छी बैटरी अपने को लेना है तो उपयोग के दौरान उसके वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन ज्यादा हो रहा है वोल्टेज में तो वो अच्छी बैटरी नहीं है। अब बैटरी सेल है उसके दो प्रकार हैं। फर्स्ट है प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी क्या होती है, देखो, ऐसी बैटरी जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सके प्राथमिक बैटरी या सेल कहलाते हैं। यानी ऐसी बैटरी या सेल जिनका उपयोग सिर्फ एक ही बार करते हैं, उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उनको प्राथमिक बैटरी कहते हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। यानी जो बैटरी है उसमें रासायनिक अभिक्रिया वो एक ही दिशा में होगी, उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुष्क सेल है, मरकरी या पारा सेल है। अब द्वितीयक बैटरी है वो क्या हो जाएगी कि ऐसी बैटरी जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके द्वितीयक बैटरी या सेल कहलाते हैं। यानी ऐसी बैटरी है जिनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उनको द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल कहते हैं। एक अच्छे संचायक सेल को कई बार चार्ज किया जा सकता है। अगर अच्छे प्रकार का संचायक सेल है, द्वितीयक प्रकार की बैटरी है, तो उसको कई बार 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 चार्ज करके अपने यूज में ले सकते हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। और जो द्वितीयक बैटरी है उनमें रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। चार्ज हो रही है तो डिश भी होगी, फिर डिश को वापस चार्ज करेंगे, वापस चार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल और निकल कैडमियम सेल। अब देखो अपना पहला है शुष्क सेल, ड्राई सेल। जो प्राथमिक बैटरिया थे उनका उदाहरण है। तो जो शुष्क सेल है उसमें क्या होता है, एक तो जिंक का एनोड बना होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बीच में एक ग्रेफाइट रोड लगी होती है, ये वाली दिख रही होगी आपको, इसको कैथोड बनाते हैं। अब इन दोनों का जो मिश्रण है उसके एक तो MnO2 प्लस सी का एक मिश्रण डालते हैं, इसके ऊपर एक धातु की टोपी लगी होती है, और जो बाहर की तरफ पेस्ट है वो NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट बना होता है। अब ये किस प्रकार से बना होता है, देखो, शुष्क सेल या लेखलांसी सेल में जिंक धातु का पात्र एनोड व ग्रेफाइट छड़ कैथोड का कार्य करती है। एक जिंक धातु का पात्र है उसको तो एनोड की तरह कार्य करवाएंगे, और एक ग्रेफाइट की रोड है उसको कैथोड की तरह कार्य करवाएंगे। ग्रेफाइट छड़ पर पीतल की टोपी लगी होती है। जो ग्रेफाइट छड़ है उसके ऊपर ये जो आपको टोपी दिख रही है ये किसकी लगी होती है, पीतल की लगी होती है। जिससे ऑक्सीजन सूक्ष्म रंध्र स्थायित्व होते हैं जिनसे होकर रासायनिक अभिक्रमण रोक निकलती है। ये कहने का मतलब ऐसे मिस्टेक है इसमें थोड़ा, कि जो ग्रेफाइट छड़ है ये जो टोपी लगी होती है, इससे क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से जो ऑक्सीजन और अन्य गैसें अंदर बन रही है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर MnO2 व सी चूर्ण भरा होता है तथा विद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 व NH4Cl का पेस्ट भरा होता है। अब जो ग्रेफाइट छड़ की जो चारों तरफ है वो MnO2 प्लस सी का मिश्रण भरा होता है, और विद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 का और NH4Cl का पेस्ट भर दिया जाता है। तो जब ये हो जाएगा तो इसके ऊपर जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है। एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Zn टूट रहा है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन में जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैसे होगा, MnO2 रिएक्ट करेगा तो NH4 प्लस से और 2 इलेक्ट्रॉन से बनाएगा MnOH का होल ट्वाइस और 2 NH3। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो इस तरफ अगर नेट से रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगी, Zn प्लस MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस और MnOH का होल ट्वाइस प्लस 2 NH3 प्लस Zn+2। ठीक है, ये बन गया। अब इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आता है 1.5 वोल्ट होता है। उपयोग इसका किस करते हैं, रेडियो में करते हैं, सामान्य घड़ियों के अंदर इस प्रकार के सेल का यूज करते हैं। सेकंड है मरकरी सेल। मरकरी सेल देखो कैसे होता है, जो आपकी घड़ियों में इसमें सेल आता है ना, ये है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल में जिंक अमलगम का एनोड तथा C+H0 का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। जिंक अमलगम है उसका तो एनोड बनाएंगे, ये जो एनोड टोपी है ये जिंक अमलगम की होगी, और जो पेस्ट है C+H0 का इसको कैथोड बनाएंगे। ठीक है,
विद्युत अपघट्य के रूप में NaOH, KOH व ZNO का पेस्ट कार्य करता है। NaOH का, KOH का, ZNO का, इनका पेस्ट कार्य करता है विद्युत अपघट्य के रूप में। एक पृथककारी प्लेट लगी होती है, ये गैस केट लगा होता है, कार्बन प्लस HGO कैथोड के रूप में कार्य करता है। बार है, सेल केन या डिब्बा लगा होता है जिसमें ये पैक रहता है। कैथोड व एनोड पृथककारी के द्वारा पृथक पृथक होते हैं। जो कैथोड और एनोड है उनको अलग अलग किया जाता है, बीच में एक पृथककारी सेपरेट प्लेट लगा दी जाती है जिनसे दोनों जो कैथोड और एनोड है वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं आते। मरकरी सेल का विभव है वो 1.35 वोल्ट आता है। अब इसकी क्रियाविधि है वो किस प्रकार से होगी, एनोड के ऊपर होगा Zn प्लस 2OH माइनस, तो ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैथोड के ऊपर क्या होगा HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस के अंदर। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, HgO से HgO कट जाएगा, तो नेट शेयर रिएक्शन में क्या बचेगा Zn प्लस HgO, यहाँ से Zn और HgO, इधर बचेगा ZnO प्लस Hg, ये वाला बच गया। इसका उपयोग करते हैं घड़ियों के अंदर जो श्रवण यंत्र आते हैं सुनने वाले यंत्र, उनके अंदर किया जाता है। एक नोट दे रखा है कि सारी बैटरी में जिंक की जगह कैडमियम का उपयोग भी किया जाता है। जो सारी बैटरियां होती हैं उनमें जिंक की तरह कैडमियम धातु का यूज भी कर सकते हैं। अब सीसा संचायक सेल कौन से होते हैं देखो, सीसा संचायक सेल लेड व लेड ऑक्साइड से बना संचायक सेल होता है। जो सीसा संचायक सेल है उसमें एक तो लेड होता है और एक लेड ऑक्साइड होता है। सीसा संचायक सेल के जिन ग्रिड में लेड भरा होता है एनोड का कार्य करते हैं। अब देखो इस ग्रिड है, ये प्लेट है, उसके अंदर लेड भरा है, तो ये तो कार्य करेगा एनोड का। और जिन ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड भरा होता है कैथोड का कार्य करती है। अब दूसरी प्लेट है उसमें PbO2 भरा हुआ है, इसको बोलते हैं लेड डाइऑक्साइड। तो ये वाली जो ग्रिड है प्लेट है ये कार्य करती है कैथोड का। लेड डाइऑक्साइड के ये वाले हैं लेड के, यानी एक प्लेट लेड की लगी होगी, दूसरी प्लेट लेड डाइऑक्साइड की, ऐसे कंटिन्यू एक के बाद एक क्रमागत प्लेट लगी होती है। लेड वाली जो प्लेट है वो तो कार्य करती है एनोड का, और लेड डाइऑक्साइड वाली प्लेट कार्य करती है कैथोड का। अब तनुकरण के रूप में H2SO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर डाला जाता है। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है कि सीसा संचायक सेल में अब विद्युत अपघट्य के रूप में 38% सांद्रता का H2SO4 विलयन भरा जाता है। जो सीसा संचायक सेल है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में तनु H2SO4 का 38% सांद्रता का एक विलयन इसमें भर देते हैं। सीसा संचायक सेल में लेड का ऑक्सीकरण होता है व लेड डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अब लेड और लेड डाइऑक्साइड दोनों इसमें प्रेजेंट थे, तो लेड का तो यहाँ ऑक्सीकरण होगा और लेड डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। डिस्चार्ज के समय संचायक सेल में उपस्थित आयनों की सांद्रता घटने लगती है। अब जब सेल डिस होगा तो संचायक सेल में उपस्थित जो आयन है उनकी सांद्रता घट जाएगी, वह सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। जब इसका संपर्क विद्युत से कर दिया जाता है तब सेल में उपस्थित आयनों की सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और जब सेल को वापस से किसी विद्युत से जोड़ देते हैं तो सेल में जो उपस्थित आयन है उनकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और सेल वापस चार्ज हो जाएगा। अब देखो क्रियाविधि डिस्चार्ज के समय तो क्या हो रही है और रिचार्ज के समय क्या हो रहा है। डिस्चार्ज के समय क्या होगा, एनोड के ऊपर Pb प्लस SO4 माइनस 2 ये रिएक्ट करते हैं और PbSO4 का अवक्षय बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। कैथोड के ऊपर क्या होगा, PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना रहे हैं PbSO4 प्लस 2H2। अब नेट शेल रिएक्शन है वो कैसे होगी, यहाँ से क्या होगा Pb यानी जो रिएक्टेंट वाला है उनको एक तरफ लिख दो और प्रोडक्ट वाले को एक तरफ लिख दो। तो यहाँ नेट शेल रिएक्शन में क्या आएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, इधर बन जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब रिचार्ज के समय क्या होगा, जो डिस्चार्ज के समय वाली ये वाली रिएक्शन थी ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, यहाँ अपोजिट हो जाएगी। जो यहाँ प्रोडक्ट का पोर्शन था वो यहाँ रिएक्टेंट का काम करेगा और यहाँ जो रिएक्टेंट का काम पोर्शन था वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब देखो रिचार्ज के समय क्या हो जाएगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb प्लस SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O है वो कन्वर्ट होगा PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट शेल रिएक्शन क्या बनेगी, 2PbSO4 प्लस 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, मोटर गाड़ियों में करते हैं और इन्वर्टर में इस प्रकार की सेल का प्रयोग करते हैं। अगला है निकिल कैडमियम सेल। निकिल या निकेड सेल भी इसको बोलते हैं, ये किस प्रकार का होता है देखो। इस सेल में
कैडमियम एनोड का तथा निकिल कैथोड का कार्य करता है। जो निकिल कैडमियम सेल है उसमें कैडमियम का तो एनोड बनाते हैं और निकिल का कैथोड बनाते हैं। सेल की ऋणात्मक प्लेट व धनात्मक प्लेट के मध्य प्रत्याकारी प्लेट मौजूद होती है। अब ये देखो प्रत्याकारी प्लेट बीच में लगी हुई है, अंदर तो निकेल की छड़ है और बाहर की तरफ कैडमियम की छड़ होगी। इस सेल में विद्युत अपकृत्य के रूप में NaOH व KOH का जलीय विलयन लिया जाता है। अब विद्युत अपकृत्य के रूप में NaOH और KOH काम कर रहे हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड के ऊपर अपचयन होता है। इस सेल का जो विभव है वो 1.4 वोल्ट होता है। अब जो क्रिया विधि है वो एनोड के ऊपर क्या होगी, Cd+2OH माइनस रिएक्ट करके CdOH का होल ट्वाइस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। कैथोड के ऊपर क्या होगा, NiO2+2H2O+2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, NiOH का होल ट्वाइस 2OH माइनस। अब जो नेट सेल रिएक्शन है वो किस प्रकार लिखेंगे, ये आ जाएगी Cd+NiO2+2H2O, ये कन्वर्ट हो रहे हैं CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जो सेल आता है उसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में जो सेल आता है वो इस प्रकार के सेल बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संसारण। संसारण क्या होता है, जल या नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातु की सतह पर उनके ऑक्साइड या अन्य लवणों सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट की परत का चढ़ना संसारण कहलाता है। जल या नमी की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में धातु की सतह के ऊपर उनकी ऑक्साइड की या अन्य लवणों की, जैसे धातु सल्फाइड, धातु सल्फेट या धातु कार्बोनेट की परत छट जाती है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, संसारण बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पर जंग लगना है, चांदी की सतह का काले पड़ना है और कॉपर व पीतल के बर्तनों में हरे धब्बे पड़ना है। अब आयरन का जो संसारण है वो किस प्रकार से हो रहा है, देखो शुद्ध आयरन नमी तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर एनोड के समान कार्य करता है। जो आयरन है वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एनोड की तरह कार्य करता है। ये वाला देखो, ये अपना कोई आयरन क्या है, कोई धातु है, वो यहाँ कार्य कर रहा है एनोड में, तो आयरन 2Fe टूट रहा है 2Fe प्लस में और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तथा आयरन पर उपस्थित अशुद्धियां कैथोड के समान कार्य करने लगती है। और जो इसके ऊपर जमा होने वाली जो अशुद्धियां हैं वो कार्य करेंगी कैथोड का। इस प्रकार एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। और जो आयरन का संसारण है वो किस प्रकार से हो जाएगा, एक विद्युत रासायनिक सेल के तौर पे काम करेगा और आयरन का संसारण प्रारंभ हो जाएगा। और किस प्रकार से कार्य करता है, देखो नमी वायुमंडलीय CO2 के संपर्क में आकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। जो नमी है वो जैसे ही CO2 के संपर्क में आएगी तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है जो H+ आयन प्रदान करता है। ये रहा अपना कार्बोनिक अम्ल, ये क्या देगा, H+ आयन रिलीज करेगा। यह H+ आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उसे अपचयित कर देगा। अब जो H+ आयन है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। अब इसकी क्रियाविधि देखो कैसे हो रही है, एनोड के ऊपर 2Fe है वो कन्वर्ट हो रहा है 2Fe प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कैथोड के ऊपर हो रहा है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट शेयर रिएक्शन क्या आएगी अपने पास, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, या 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, इधर क्या बचेगा 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2। ठीक है, आगे अगर इसको और देखे तो 4Fe प्लस 2 है वो रिएक्ट करेगा 3O2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से और ये बनाएगा 2Fe2O3। Fe2O3 है वो X अणु X मोल H2 से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा Fe2O3 XH2, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अब जो X का मान है वो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक कितना भी हो सकता है। Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आकर Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। जो Fe+2 था वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और Fe2O3 में बदल जाएगा। यह Fe2O3 जलयोजित होकर जंग का निर्माण करती है, और Fe2O3 है इसका जलयोजन होगा तो ये जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब संसारण है उसको रोकने की क्या क्या उपाय है, फर्स्ट है ग्रीस, पेंट, वार्निश आदि के द्वारा संसारण को रोका जा सकता है। कोई भी अपने पास धातु की छड़ है उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, पेंट लगा दो या वार्निश कर दो, इससे उसका संसारण रुक सकता है। अधिक क्रियाशील धातु की परत आयरन पर चढ़ाकर संसारण को रोका जा सकता है। अगर अपने पास आयरन की कोई धातु है उसका संसारण रोकना है तो उससे ज्यादा क्रियाशील धातु की परत उसके ऊपर चढ़ा दो, ताकि बाहरी जो अशुद्धियां हैं उनसे क्रिया कौन करेगा, अधिक क्रियाशील धातु करेगा और आयरन अपना सेफ बच जाएगा। जैसे आयरन पर है
जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दो तो जंग से बच जाएगा, क्योंकि बाहरी जो अशुद्धियां हैं उनसे जिंक रिएक्शन करेगा, ना कि आयरन करेगा। इसे गैल्वेनीकरण या सदलेपन भी कहते हैं। अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर वस्तु को संसारित होने से बचाया जा सकता है। यह घटना इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कैथोडिक संसारण कहलाती है। भाई अगर अधिक क्रियाशील धातु की परत किसी धातु के ऊपर चढ़ाएंगे, किसी छड़ के ऊपर चढ़ाएंगे, तो इस विधि को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कैथोडिक संसारण। ये एक विद्युत रासायनिक विधि होती है। तो ये अपना क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विद्युत रासायनिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप मेरे को इन नंबरों के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हो। तो आपको पीडीएम फॉर्म में ऐसे बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, सीताराम।